हेलो स्टूडेंट्स, डेबिट क्रेडिट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं क्लास 11 अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग क्वेश्चन कराएंगे। पिछली क्लास में भी मैं अकाउंटिंग क्वेश्चन का कुछ एक सम कराया था, आप लोगों को तो आइडिया हो ही गया। आज मैं एक सम और कराएंगे और कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन भी करेंगे। तो मैं अभिजीत, लेट अस स्टार्ट। अभी देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन का एक सम हमने यहाँ लिखा है, जैसे एग्जाम में आते हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का दिल्ली स्कूल बोर्ड सीबीएसई स्कूल बोर्ड में ये आए थे ये क्वेश्चन। देखो, प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज satisfied in all the following transaction of Neeraj. Prepare that the accounting equation is satisfied in all the following transaction of Neeraj. तो 1 2 3 4 ट्रांजेक्शन दे रखा है। ये ऑल ट्रांजेक्शन आर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसको हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखना है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इस इक्वेशन में लिखना है अमेरिकन स्टाइल में, मॉडर्न अप्रोच में। तो फर्स्ट हमारा क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000 एंड गुड्स ₹20,000। तो स्टार्टेड बिजनेस करने के लिए हम नीरज ने 50,000 कैश दिया और 20,000 गुड्स दिया। टोटल कितना दिया? 70,000। 70,000 हमारा कैपिटल हो गया ना। देखो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000 एंड गुड्स ₹20,000। तो ऐसे एक चार्ट बना लेंगे। सीरियल नंबर, जो ट्रांजेक्शन हुआ है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो हुआ है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी। एसेट में से मैंने 4 एसेट का नाम लिखा है, कैश, स्टॉक, डेटर्स एंड फर्नीचर। लायबिलिटीज में एक लिखा है क्रेडिटर्स, और कैपिटल में कैपिटल है इंटरनल लायबिलिटीज या एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में सॉन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब हम माल परचेज करते हैं ना, पैसा देना है इन लोगों का। उस क्रेडिटर्स मतलब बहुत सारे क्रेडिटर्स हो सकते हैं। कैपिटल तो इंटरनल लायबिलिटी जो मालिक का खुद पैसा है। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश विथ 50,000 एंड गुड्स ₹20,000। तो कैश कितना दिया? 50,000। तो कैश में 50,000 आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने नीरज से पार्टनर, इन्होंने पार्टनरशिप में दिया है या बिजनेस में दिया है। तो बिजनेस में पैसा डाला है, मतलब बिजनेस का एक कैपिटल बन गया ना। तो 50,000 कैश दिया है, तो 50,000 कैश में आ गया, जमा हो गया कैश में। और गुड्स दिया कितना? 20,000। तो गुड्स स्टोर में आते हैं, स्टॉक में आते हैं। तो स्टॉक में हमने 20,000 आ गया। टोटल 50 प्लस 20 70,000, ये कैपिटल में आ गया, कैपिटल में प्लस हो गया। मतलब कैपिटल 70,000। इसका बाइफिकेशन कैसे है? 50,000 कैश में, 20,000 गुड्स मतलब स्टॉक में। तो इक्वेशन हमारा न्यू इक्वेशन बन गया 50,000 20,000। 50 प्लस 20 70,000 एसेट में, और लायबिलिटीज में ये 0 लायबिलिटीज में कितना है? 70,000। तो 50 प्लस 70 इक्वल टू 70। तो इक्वेशन टैली हो गया। ठीक है, समझ गया। अब दूसरा क्या है? बॉट गुड्स फॉर कैश विथ 50,000 एंड क्रेडिट्स 10,000। माल परचेज किया, बॉट गुड्स। अब परचेज करने के लिए हमें टोटल कितना परचेज किया? 15 प्लस 10 25,000 का। मतलब स्टॉक तो 25,000 का आ गया हमारे पास, लेकिन हमने कैश पे किया 15,000, और क्रेडिटर्स में मतलब देना है 10,000, ये उधार में लिया। तो इक्वेशन में क्या हुआ? इक्वेशन में 15,000 में कैश निकल गया, कि माल परचेस किया ना। तो कितना? 15 10 25, हाँ 25 में से 15,000 हमने कैश निकल गया, तो माइनस 15,000। और 10,000 जो है क्रेडिटर्स में, क्रेडिटर्स में 10,000 भर गया क्रेडिटर्स, इसको देना है पैसा, इतना दे दिया, इतना देना है। तो ये कैश से माइनस हो गया, एक क्रेडिटर्स प्लस हो गया। अब गुड्स में क्या है? 15 प्लस 25,000 का हमारा माल चला गया, तो गुड्स में 25,000 माइनस हो गया। गुड्स में परचेज गुड्स किया ना, तो गुड्स हमारे पास पैसा आया है, माल आया है, तो माल 25,000 माल प्लस हो गया। तो केस क्या हुआ? 25,000 का स्टॉक हमारा बढ़ गया, माल आ गया, जिसमें हम 15,000 कैश दे दिया, कैश 15,000 माइनस कर दिया, और क्रेडिटर्स बढ़ गया, ऐसे क्रेडिटर्स प्लस हो गया 10,000। तो किस हमारा टैली हो गया। देखो, एसेट साइड 25 प्लस 15 माइनस, तो नेट 10,000 का है ना, इक्वल टू लायबिलिटी साइड में 10,000। तो इक्वेशन न्यू इक्वेशन बन गया 35,000, 45,000, 10,000
70,000, तो जैसे ऐसे लिख दिया। ठीक है, क्लियर। हमारा थर्ड जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो क्या है? थर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है गुड्स कॉस्टिंग ₹24,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33.1/3%। तो गुड्स मतलब स्टॉक से जाएगा गुड्स, 24,000 का गुड्स हमने सेल किया जिसका कॉस्टिंग था 24,000, मतलब स्टॉक में 24,000 निकाल जाएगा हमारा, लेकिन कितना में सेल किया, इसमें प्रॉफिट है देखो 33.1/3%, तो इसका ऊपर 33.1/3% करेंगे 24,000 के ऊपर तो आते हैं 8,000, मतलब पैसा हमारे पास आया 32,000। ठीक है, 32,000 आपने 32,000 में सेल किया 24,000 का माल, इस स्टॉक से हमारा 24,000 माइनस हो गया। लेकिन नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ कि हाफ द पेमेंट रिसिप्ट इन कैश, इसका हाफ कैश में आया, तो 24,000 का आधा ये 32,000 में बेचा है ना, तो 24 प्लस प्रॉफिट तो 32,000 हो गया। 32,000 का आधा कैश में आया, 32,000 का आधा 16,000, तो 16,000 आया कैश में। तो स्टॉक से निकाल गया 24,000 और 16,000 आया कैश में। बाकी 16,000 है जो है ना, वो हमने जो बेचा है उधार बेचा है, मतलब वहाँ डिटेल्स बन गया, तो डिटेल्स में 16,000 प्लस हो गया, मतलब पैसा भी लेना है, पैसा मिला नहीं, डिटेल्स बाद में पैसा देंगे। समझ में आ रहा है ना ये। फिर देखो 24,000 का गुड्स था जिसका कॉस्टिंग 24,000 था, स्टॉक से 24,000 निकल जाएगा, इसमें 33% प्रॉफिट है, मतलब 8,000 प्रॉफिट है। तो मतलब माल बेचा हमने 24 प्लस 8 32,000 में, उसका हाफ हमें कैश मिला है, तो हाफ अगर कैश मिला तो हाफ क्रेडिट है, तो हाफ कैश मिला तो कैश में हमारा प्लस हो जाएगा। जो 32,000 का हाफ है 16,000 प्लस हो गया, अब बाकी 16,000 जो है वो आपने उधार बेचा है उसका पैसा मिलेगा, वो डेटर्स में लिख देंगे, ये डेटर्स कलम में 16 लिख दिया। ठीक है, अब देखो अब जो प्रॉफिट है ना 8,000, ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, मालिक को मिलेगा, क्योंकि गुड्स का कॉस्टिंग 24,000 है और 33.1/3% इसका प्रॉफिट है, तो इसको ऊपर 33.1% करेंगे तो 8,000, तो 8,000 जो प्रॉफिट है ना वो मालिक को मिलेगा, इसलिए मालिक के कैपिटल में ऐड हो जाएगा ये। तो इक्वेशन क्या हो गया, 24,000 स्टॉक निकल गया, 16,000 कैश आ गया, फिर 16,000 डेटर्स बढ़ गया हमारा, 8,000 हमारा जो प्रॉफिट था वो कैपिटल से ऐड हो गया। अब न्यू इक्वेशन क्या आ गया, 51,000, 21,000, 16,000, 10,000, 78,000। क्लियर हो रहा है ना? हाँ, बहुत आसान है, अमेरिकन सिस्टम आसान है ना। तो अब लास्ट देखो, लास्ट एक पॉइंट है, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 6,000 एंड फॉर हाउस होल्ड 4,000। हमने फर्नीचर परचेज किया ऑफिस के लिए 6,000 और 4,000 उनका घर के लिए, नीरज का घर के लिए। तो कैश तो हमें 6, 4, 10,000 निकाल गया, यह हमने टेंशन लिखा है, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 6,000 एंड फॉर हाउस होल्ड यूज 4,000। तो कैश तो 10,000 निकल गया, 6 प्लस 4 10, तो कैश से 10,000 माइनस हो जाएगा। लेकिन फर्नीचर हमारे पास जो आया है वो 6,000 का है, तो एक एसेट में एक कॉलम बना लेंगे फर्नीचर, इसमें 6,000 लिख दिया। और बाकी 4,000 जो है ना ये नीरज ने ले लिया, हाउस होल्ड यूज मतलब अपना घर के लिए, तो एक टाइप का ये ड्राइंग्स हो गया, विथड्रॉ हो गया। तो विथड्रॉ हो गया तो कैपिटल से विथड्रॉ हो जाएगा ना, तो कैपिटल से मैंने माइनस कर दिया 4,000। फिर देखो एक फर्नीचर परचेस किया 6,000 का, ये ऑफिस के लिए, और घर के लिए नीरज ने परचेस किया 4,000, 6, 4, 10,000 कैश निकल गया, जैसे कैश से 10,000 निकल जाएगा। लेकिन फर्नीचर में आएगा 6,000 और कैपिटल से माइनस 4,000, क्योंकि कैपिटल से उनके घर के लिए लिया तो ये उनका कैपिटल से माइनस होगा। तो ये चार्ट देखो, एसेट साइड में हमने चार्ट से लिखा है कैश, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर इक्वल टू लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स लिखा है प्लस कैपिटल। अब जो फाइनल इक्वेशन हमारा हो गया 41,000, 21,000, 16,000, 6,000, 10,000, और ये हो गया कैपिटल हो गया आपका 74,000। 78,000 में से 4,000 माइनस कर 74,000। तो ये इक्वेशन है ना, ये एसेट इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये टैली हो जाएगा। अगर टैली हो गया तो वो सम राइट है फाइनल इक्वेशन, अगर टैली नहीं हो रहा तो कहीं यहाँ लिखने में कहीं गलती हो गया। तो ये एक साम तो इस टाइप का आएगा, मैंने इसलिए साम करके दिखा दिया कि इस टाइप का सामों को बुक्स में प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, जैसे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब थोड़ा घुमा के दिया है, वो आपको सोच के 2-4 साम करोगे ना तो याद हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ये चीज़। तो ऐसे आपको इसको करना है। अब हम इधर आते हैं, हमने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोला था, अकाउंटिंग इक्वेशन तो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी,
ये बोला था ना अकाउंट इक्वेशन, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इसको थोड़ा ब्रॉड सेंस से और लिखेंगे ना, थोड़ा ब्रॉड सेंस से करेंगे तो आ जाएगा एसेट प्लस एक्सपेंसेस इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज प्लस इनकम, मतलब इनके साथ इनकम ऐड हो जाएगा, इनके साथ एक्सपेंसेस ऐड हो जाएगा। तो कंप्लीट इक्वेशन है एसेट प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज प्लस इनकम, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे ये एसेट्स क्या होता है। हम तो ये बोल दिया एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो एसेट क्या होता है? एसेट्स का एक डेफिनेशन आप लोग नोट कर लो, एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेस। ये जो रिसोर्स होता है ना, जो रिसोर्स मतलब प्रॉपर्टी होता है, ये वैल्यूएबल होना चाहिए। तो एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेस ओन्ड बाय ए बिजनेस, जो बिजनेस जिसका मालिक है, व्हिच आर एक्वायर्ड एज ए मेजरेबल मनी कॉस्ट, जो मनी से मेजरेबल है। एसेट क्या होता है? ऐसा होता है एक वैल्यूएबल रिसोर्सेस जो जिसका मालिक होता है, जो मालिक का प्रॉपर्टी होता है, और ये मॉनेटरी टर्म्स में मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है एसेट का डेफिनेशन। तो एसेट का डेफिनेशन आप लोगों को पता चल गया। अब क्या आता है, एसेट को हम डिवाइड करेंगे तो दो टाइप का आता है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। थोड़ा बहुत हम जानकारी दे रहा है, इसलिए थोड़ा थ्योरेटिकली जैसे आपको which is the नॉन करंट एसेट्स, which is the करंट एसेट्स, ये तो ऑब्जेक्ट टाइप का क्वेश्चन में और एमसीक्यू में आ सकता है। तो थोड़ा नॉलेज आपकी इंक्रीज कर लो। तो एसेट का डेफिनेशन हमने बता दिया आपको। एसेट दो टाइप का होता है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में भी दो टाइप होता है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। अब टेंजिबल कौन सा है? ये देखो, नॉन करंट, नॉट करंट। करंट मतलब होता है जो रेगुलर यूज के लिए खर्चा हो, जो एसेट है जो रेगुलर यूज के लिए, और नॉन करंट होता है जो रेगुलर यूज के लिए है, इससे बेनिफिट आपको कई साल मिल जाता है। हमारा अकाउंटिंग पीरियड तो एक्स्ट्रा होता है, हमने मान के चला था 1 अप्रैल 31 मार्च, लेकिन एसेट का जो बेनिफिट, एसेट से जो बेनिफिट मिलता है ना, वो कई साल से मिल जाता है, इसलिए होता है नॉन करंट, ये करंट नहीं है। अब इसका दो पार्ट है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल कौन सा है? जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो एसेट्स है, जो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उस चीज जो होता है टेंजिबल। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, स्टॉक, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीज़ को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे टेंजिबल एसेट्स, दे आर टेंजिबल। कौन कौन? फिर देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, कैपिटल, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, स्टॉक, इस टाइप का और बहुत चीज़ है, सारी चीज़ का नाम हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं। ये सब चीज़ हो गया टेंजिबल एसेट्स। और इनटेंजिबल क्या होता है? और भी कुछ एसेट्स है जिसको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हम रियलाइज कर सकते हैं, ये वैल्यूएबल, ये कंपनी बिजनेस के लिए वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। लेकिन क्या, जैसे गुडविल, देखो गुडविल जानते हो ना, गुडविल कहते हैं मोहल्ला में किसी दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, किसी दुकान खाली रहते हैं, दुकान में भीड़ क्यों होता है? उसका गुडविल है। लोग क्या बोलते हैं? उसका गुडविल बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया माल देते हैं, चाहे माल खराब दे, कुछ भी दे, लेकिन उसका मार्केट में गुडविल है। जैसे आप लोगों को दिमाग में है कि एक ब्रांडेड चीज लेंगे तो उसका अच्छा होता है, तो उसका गुडविल अच्छा, तो वो गुडविल अगर गुडविल के लिए ज़्यादा सेल हो रहा है तो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी हो गया। तो आप इसको मनी का टर्म्स में हम कैसे वैल्यूएशन करेंगे, वो कैलकुलेशन गुडविल कैसे निकालते हैं, वो सब बाद में होगा, बाद में समझाएंगे कैसे गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। लेकिन इतना पता चल गया कि गुडविल जो है इसका हम टच नहीं कर सकते, लेकिन ये एसेट है कंपनी का एक, तो इसको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। जैसे मशीनरी, कंप्यूटर, ये सब टेंजिबल हो गया, गुडविल हो गया इनटेंजिबल। ऐसे पेटेंट है, पेटेंट जानते हो जो बुक्स लिखते हैं, पेटेंट राइट होता है, वो भी एक एसेट है ना, प्रॉपर्टी, जो उसको पेटेंट राइट के लिए तो पैसे मिलते हैं। ऐसे पेटेंट, कॉपीराइट, बुक राइट होता है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क होता है, हर कंपनी का एक ट्रेडमार्क होता है। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो पैसा हमने एडवांस में पे कर दिया, इस साल का खर्चा नहीं है, ये एडवांस में पे कर चुका है। तो एग्जाम्पल दिया था इंश्योरेंस का, कि इंश्योरेंस अगर 1 जुलाई से 31 जून तक है, पे तो अभी करना पड़ेगा प्रीमियम इंश्योरेंस का, लेकिन मार्च में हमारा ईयर क्लोज हो जाता है, 31 मार्च में का ईयर क्लोज हो गया, तो 1 अप्रैल से लेकर जून तक
जो 3 महीने का है, ये हमने एडवांस से पे कर दिया ना, तो इसका बोलते हैं प्रीपेड, ये हमारा एसेट होता है, लेकिन ये होता है इंटेंजिबल। तो नॉन करेंट एसेट्स में 2 टाइप होता है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल होता है लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर्स व्हीकल्स, फर्नीचर, स्टॉक एक्सेट्रा। और इनटेंजिबल में क्या होता है? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, प्रीपेड एक्सपेंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉन करेंट एसेट्स का। और करंट एसेट्स मतलब जो 1 साल का अंदर जिस एसेट का वैल्यू खत्म हो जाता है, मोस्टली 1 साल का अंदर खत्म हो जाता है, वो करंट है, एसेट है, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, इन टर्म्स ऑफ मनी इसका वैल्यूएशन होता है, लेकिन इसका जो टेनर है वो 1 साल के अंदर ही होता है। इसको बोलते हैं करंट एसेट। जैसे डेटर्स, किसी को मैंने उधार में माल बिका है तो पैसा देगा, तो क्रेडिट में माल बिका है तो उन लोग को बोलते हैं हम डेटर्स, सैंड्री डेटर्स, मतलब रिफंड डेटर्स है। ABCD रिफंड कंपनी को उधार में माल बेचा है तो पैसा देगा ना, तो पैसा देगा। आज माल उधार में बेचा तो 3 महीने 4 महीने बाद पैसा आ ही जाता है, तो मोस्टली 1 साल का अंदर आ ही जाता है। तो यहाँ पर एक एसेट बन जाता है, क्योंकि पैसा एक टाइप का कैश ही है, कैश ही मिला नहीं लेकिन मिल जाएगा। तो ये होता है करंट एसेट्स। ऐसे कैश भी होता है करंट एसेट्स, क्योंकि वो तो कैश तो खर्चा हो जाएगा। हाँ, कोई भी चीज़ लेना कैश देंगे, लिक्विड, मोस्ट लिक्विड चीज़ है ये कैश। ऐसे बिल्स रिसीवेबल एक होता है, बिल मिलते हैं हमें, रिसीवेबल मतलब मिलना है बिल, वो बिल रिसीवेबल तो चैप्टर है, बाद में पढ़ाएंगे आप। तो ये सब चीज़ होता है करंट एसेट्स, डेटर्स, कैश, बिल्स रिसीवेबल होता है। ठीक है, तो ये होता है नॉन करंट एसेट्स, ये होता है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का दोनों कैटेगरी है, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, एंड करंट एसेट्स का कोई कैपिटल नहीं है। अब आएगा कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल मालिक का पैसा है, इसको इसलिए बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। पहले मैं आपको बताया था कि पैसा मालिक को वापस करना है ना, बिजनेस को वापस करना है। बिजनेस और मालिक सेपरेट एंटिटी है, मालिक अलग, बिजनेस अलग। तो मालिक जिन्होंने जो कैपिटल डाला है वो कैपिटल मालिक को वापस करना पड़ेगा जब बंद हो जाएगा ये बिजनेस, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। और लायबिलिटी जो होता है ये होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, तो लायबिलिटी का एक डेफिनेशन अगर दोगे एक्सटर्नल लायबिलिटी का, क्या है? डेट्स अमाउंट ओड बाय ओड टू क्रेडिटर्स एंड अदर्स। मतलब ओड टू क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिटर्स को हमें देना है, क्रेडिटर्स को मिलेगा हमसे। तो एक ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है। डेट्स आप जानते हो, तो डेट्स अमाउंट ओड टू क्रेडिटर्स को देना है, वो जो होता है लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब लायबिलिटी को भी हम दोनों पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी के 2 टाइप, जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है 2 टाइप का होता है, नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट। नॉन करेंट लायबिलिटी क्या है? जिसका बेनिफिट, जो लायबिलिटी आप पे करना है, लेकिन 1 साल का अंदर नहीं, 1 साल मोर देन 1 ईयर्स, मोर देन 1 ईयर से 2 साल 4 साल 5 साल में इसको पे कर देंगे। जैसे क्या होता है, मोर देन 1 ईयर होता है ये लॉन्ग टर्म लोन हमने ले रखा है, बिजनेस ले रखा है, बिजनेस को पे करना है, ये कोई इमीडिएट नहीं पे करना है, तो 4 साल बाद पे कर देंगे। डिवेंचर्स, हमने मार्केट से डिवेंचर खरीदा, डिवेंचर तो डिवेंचर होल्डर्स को डिवेंचर रिपेमेंट करना पड़ेगा, ये इमीडिएट नहीं था। रिपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स 2-4 साल बाद भी पे कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रिडीमेबल डिवेंचर्स। तो ये सब होता है नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी क्या होता है? मोर देन 1 ईयर, जिस लायबिलिटी को हम पे कर सकते हैं। इसमें आते हैं लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर्स एक्सेट्रा। अब क्या है करेंट लायबिलिटी? करेंट लायबिलिटी क्या होता है? जिससे करंट एसेट्स होता है ना, 1 साल का अंदर ही, हमने करंट एसेट्स से बोला था कि 1 साल के अंदर ही इसको पैसा मिल जाएगा। इससे करंट लायबिलिटी होता है जो लायबिलिटी 1 साल के अंदर हमें पे करना पड़ेगा। जैसे नेचुरली विद इन 1 ईयर, मतलब एक साल के अंदर ही नॉर्मली इसको पे करना होता है। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से हमने ओवरड्राफ्ट ले रखा है तो बैंक को पे करना पड़ेगा, ये मोस्ट जनरली 1 साल के अंदर ही पे करना पड़ता है। ऐसे क्रेडिटर्स, जैसे यहाँ डेटर्स था, यहाँ क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स का भी उन्होंने माल परचेस किया तो उनको पैसा देना है, वो भी 2 महीने 4 महीने 1 साल के अंदर ही हो जाता है जनरली। ऐसे बिल्स रिसीवेबल था, ये बिल्स पेबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मैंने बोला था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब होता है कि किसी को सैलरी देना है, किसी को रेंट देना है जो घर चला गया या मार्च तक रिलेटेड है लेकिन उसका पेमेंट अप्रैल में हो रहा है,
तो वो तो एक साल का अंदर ही पेमेंट कर, क्योंकि इतना ज़्यादा 2-4 साल बाद तो कि ऐसा कोई नहीं है जी नहीं आएगा नहीं देना, तो 2 महीना 4 महीना बाद पेमेंट हो जाता है, विदिन 1 ईयर। तो ये सब चीज़ होता है करंट लायबिलिटी। जिससे करंट, हमने एक्सटर्नल लायबिलिटी का 2 पार्ट है, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। अब आते हैं हम एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस होता है, इसको बोलते हैं रिकरिंग एक्सपेंसेस। रिकरिंग एक्सपेंसेस वही चीज़ होता है जो हमने बिजनेस चलाने के लिए, मतलब बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बिजनेस में कितना इनकम है और कितना एक्सपेंसेस है। इनकम से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, और इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट आ जाएगा, इनकम कम है एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो लॉस आ जाएगा। तो ये निकालते हैं ना। तो बिजनेस को कैरी करने के लिए, चलाने के लिए जो खर्चा हमारा होता है ना, उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। जिससे क्या होता है, सैलरी, रेंट, स्टेशनरी खरीदा, रबर पेन एक्सेट्रा खरीदा, कैरेज आउटवर्ड मतलब कार्टेज जो होता है, कन्वेंस, स्टाफ गया बाहर कन्वेंस, माल ले गया कार्टेज, ये सब जो खर्चा होता है ये सब बोलते हैं एक्सपेंसेस, जो हमारा बिजनेस कैरी करने के लिए खर्चा होता है। ये कोई एसेट नहीं है, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी नहीं है, कंपनी का प्रॉपर्टी नहीं है, ये सब खर्चा ये प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए ये खर्चा करना पड़ता है। ये खर्चा हम उसको दिखाएंगे तभी प्रॉफिट एंड लॉस ट्रू एंड फेयर वैल्यू आएगा। ऐसे ही हमारे इनकम क्या है, जो इनकम हमें विदिन 1 ईयर और बिजनेस कैरी करने के लिए आती है। जैसे रेंट रिसीप्ट, किसी को मैंने किराया पे कोई मकान दिया है तो रेंट आएगा। सैलरी रिसीप्ट, कमीशन रिसीप्ट, जो रिसीप्ट होगा उसको हमारे इनकम है। अब ये जो इनकम है ये 1 साल का अंदर ही खत्म हो जाएगा। ये भी बिजनेस कैरी करने के लिए होता है, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए होता है। तो ये सब चीज़ होता है हमारा अकाउंट्स का मतलब कॉन्सेप्शन। तो ये कॉन्सेप्शन आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए क्लियर करना पड़ेगा इसका कॉन्सेप्शन कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आगे जाके काम करना हम लोग को आसान हो जाएगा। उसमें सामने आएगा टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, आपको पता ही नहीं है अभी टेंजिबल एसेट्स क्या होता है, इनटेंजिबल क्या होता है, करंट एसेट्स क्या होता है, ये सब चीज़ आप लोगों को पता नहीं है। अब देखो एक चीज़ आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान से देखो एक चीज़, WC is equal to करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यह मैंने सिर्फ करंट का बात कर रहा हूँ। WC का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये क्या होता है, करंट एसेट्स मतलब मैंने बोला बिजनेस कैरी करने के लिए 1 साल के अंदर ये सारे खर्चा हमारा, ये सारे जो एसेट्स है ये 1 साल के अंदर ही यूज हो जाता है। और करंट लायबिलिटी जो डेटर्स होते हैं, डेटर्स, और ये होगा मेनली क्रेडिटर्स, जो हमें पैसा देना है क्रेडिटर्स को। तो सपोज हमें लेना है 10 रुपया, देना है 3 रुपया, तो वर्किंग कैपिटल कितना बन गया 7 रुपया। मतलब काम करने के लिए 7 रुपया। तो ये जितना ज़्यादा होगा ना उतना हमारा बिजनेस का पोजीशन अच्छा है, क्योंकि करंट एसेट्स जितना ज़्यादा होगा, करंट लायबिलिटी जितना कम होगा, उसका डिफरेंस जो आएगा वो वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल हमारा जितना जाएगा उतना हमारा बिजनेस का उतना प्रॉफिट है, बिजनेस उतना आगे बढ़ेगा। तो इसी ध्यान रखना कि वर्किंग कैपिटल आपको ज़्यादा होना चाहिए। ये सब चीज़ें अब आगे आएगा। हमने इसलिए बताया कि जो काम करते करते ना हमें वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, हमें करंट एसेट्स आ जाएगा, करंट लायबिलिटीज आ जाएगा। आप लोगों को पता नहीं है ये करंट एसेट्स क्या होता है, करंट लायबिलिटीज क्या होता है, ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया। अब क्या बताएंगे, हम लोग हम पहले क्लास में बताया था कि अकाउंटिंग के लिए 2 चीज़ होता है, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड, एक होता है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमको रियल, नॉमिनल, पर्सनल अकाउंट सब चीज़ बोला था, और उसमें से हमने जर्नल एंट्री लिखा था, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसा था, ऐसे ये क्या था, डेट, ये था पार्टिकुलर्स, ये था लेजर फोलियो मतलब पक्का किताब का फोलियो नंबर, पेज नंबर, ये था डेबिट, ये था क्रेडिट, रुपीज। ये जानने का फॉर्मेट है ना।
कोई भी फाइनेंशियल टेंशन होगा तो पहले आपको मैंने क्या बोला था, रिकॉर्डिंग, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग के हिसाब से जर्नल में लिखना पड़ेगा। ऑल फाइनेंशियल टेंशन पहले लिखेंगे, उसको क्लोज कर देंगे, फिर दूसरा लिखेंगे, उसको क्लोज कर देंगे, फिर तीसरा लिखेंगे, उसको क्लोज करेंगे, डेट वाइज लिखेंगे। फिर अगला डेट में जो आया डेबिट क्रेडिट, एक डेबिट में आता है, एक क्रेडिट में आता है, एक डेबिट में आता है, एक क्रेडिट में, एक डेबिट में, एक क्रेडिट में, ऐसे एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट, ऐसा आएगा ना। आप लोगों को पता है ये चीज़। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रैक्टिकल केस में, प्रैक्टिकल बिजनेस में जब आओगे ना तो फाइनेंशियल टेंशन इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है। सपोज 5,000 हो गया, 2,000 हो गया, 3,000 हो गया, तो सारे जर्नल में लिखना ना इस फॉर्मेट में बहुत हेडेक है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए अकाउंट्स में क्या किया गया, ये जो जर्नल है ना इसे कोई सब डिविजन कर दिया। जैसे क्या, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगर कैश में है तो हम जर्नल में तो लिखेंगे, लेकिन दूसरे फॉर्मेट में लिख देंगे जर्नल का, उसे बोलते हैं कैश बुक। ऐसे कोई परचेज होगा, क्रेडिट परचेज हो गया, उसको भी इस फॉर्मेट में ना लिख के अलग से एक परचेज बुक बना देंगे, एक सेल्स बुक बना देंगे। एक अगर परचेज रिटर्न होकर आया तो उसके लिए अलग बुक बना देंगे। अगर सेल रिटर्न गया, सेल किया था, माल रिटर्न आया तो उसके लिए अलग बना देंगे। ऐसे जर्नल को अलग अलग तरीके से बांट देंगे। तो अब जो रह जाएगा ना, इसका बारे में कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक में लिखने के बाद भी जो पड़ा रहेगा उसको हम इसी फॉर्मेट लिखेंगे। तो इसको बोलेंगे जर्नल प्रॉपर। ये जर्नल प्रॉपर है, PROPER, जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर में अब बाकी एंट्री ऐसी जिससे फॉर्मेट है ऐसे फॉर्मेट लिखेंगे। और जो अलग अलग बुक्स में हो सकता है उसको अलग कर देंगे, क्योंकि इसको छोटा करने के लिए, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके बाद फाइनल बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री तो बाद में, लेजर जिसको बोलते हैं, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री बाद में होगा। लेकिन बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री जब बनाएंगे उसको डे बुक भी बोलते हैं, जो बुक कीपिंग का काम है, बुक कीपर का डे बुक बोलते हैं। तो जर्नल का हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, एक जर्नल प्रॉपर में ये लिखेंगे, और जो कैश हो सकता है उसको कैश बुक में लिख देंगे, जो परचेस तो परचेस में, सेल्स में, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ऐसे हम आपको बता देंगे। ऐसे कुछ हेड्स पे अपने सारी जर्नल, ऑल आर पार्ट्स ऑफ जर्नल, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री है। तो ये सब डिस्कस आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज का क्लास मैं यही ख़त्म करता हूँ। अगले क्लास में मैंने ये जर्नल और उसका सब डिविजन कैसे होता है वो सब चीज़ बताएंगे, कैश बुक क्या होता है वो भी बताएंगे। तो ये आप थोड़ा समझ लेना, अकाउंटिंग इक्वेशन प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी देख लेना, ठीक है। तो ठीक है, तो जाते जाते एक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।